आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य वक्ता माननीय जयंत सरस्वती जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, प्रोग्राम के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी और इस प्रोग्राम के संयोजक श्री उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वानगण और दूसरे संस्थानों से आए हुए सभी प्रतिभागी, सभी छात्र, आप सभी को मेरी ओर से अभिनंदन। जैसा कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन। वैसे तो आज के इस समारोह में माननीय सरस्वती जी और प्रोफेसर रमाशंकर जी ने सब कुछ कह दिया है। मेरे लिए शायद इतना कुछ पता नहीं है और मेरी इतना गहन अध्ययन भी नहीं है जितना आप दोनों का है इस विषय पर। लेकिन साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रभावशाली और कितने प्रबुद्ध वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने कैसे स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक योगदान दिया है। योगदान में कहूँगा कि एक तो इस तरह से दिया है कि उन्होंने अपनी स्वाधीनता, अपना स्वाभिमान, स्वावलंबिता और स्वराज, इन सब को मिला के ये स्थापित करने की कोशिश की कि भारतीय साइंस या विज्ञान या वेद विज्ञान किसी भी तरह से कम नहीं है। और उन्होंने उसको हर मौके पर, हर कार्यक्रम में जहाँ भी उनको मौका मिला उसको सही ठहराने का, उसको प्रूव करने का भी कोशिश किया है। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा तकनीकी साइड से आता हूँ और इस बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा कि भारतीय परंपरा और अगर हम वेद विज्ञान की बात करें तो टेक्नोलॉजी या तकनीकी भी उस क्षेत्र में कम नहीं था उस समय में। अब उस बारे में शायद बहुत कम बात की जाती है, या मैं कहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में वेद और विज्ञान में इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप किसी भी पुरातन मंदिर में जाइए, किले में जाइए या कहीं भी जाइए, जाने के बाद आपको एक वाव फैक्टर होता है कि अरे क्या निर्माण है, किस तरह का और कैसे इसको बनाया होगा हमारे पूर्वजों ने। तो वो बनाना सिर्फ एक बनाना नहीं है, उसके पीछे पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी है। साइंस और टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि मटेरियल का सिलेक्शन उन्होंने कैसे किया, चाहे वो मटेरियल उस जगह पे उपलब्ध था या नहीं था, उसको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से कैसे लेके आए। उसके बाद जिसको हम आजकल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कि उसका डिज़ाइन किस प्रकार किया कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बिना किसी, उस समय इस्पात, लोहा इस तरह का कुछ इस्तेमाल नहीं होता था, उसके बाद बनाया और उसका डिज़ाइन किस प्रकार उन्होंने किया होगा। और उसमें उन्होंने ध्वनि का ध्यान रखा, उसमें उन्होंने प्रकाश का ध्यान रखा, उसमें वायु प्रवाहन का ध्यान रखा, और उसमें अगर वो एक किले की फॉर्म में था या एक मंदिर के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में था, तो उसमें पीने के पानी की व्यवस्था पूरी हो, उसमें जो आज हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात बहुत करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो सब चीज़ें बनाई गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुरातन वैज्ञानिक या उद्यमी कहिए या टेक्नोलॉजिस्ट कहिए जो रहे हैं, उनका ज्ञान असीमित ज्ञान था और उस ज्ञान को अभी भी लोग, अब आप कुतुब मीनार के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक लोखंड दिखाई देगा जिसमें आज तक रस नहीं है। दैट मीन्स मेटलर्जी भी उस समय इतनी विकसित थी कि जो पश्चिम देशों के पास शायद उस तरह का ज्ञान ना रहा हो, लेकिन हम लोगों को मेटल्स के बारे में, मेटलर्जी के बारे में, धातु कर्म के बारे में, इन सब बातों का ध्यान दें। आज हम अगर साइंस या इंजीनियरिंग के लोग कुछ सैंपल्स की बात करते हैं, पॉलिशिंग की बात करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे मंदिरों में जाएंगे, स्टोन्स पे इस तरह की पॉलिशिंग की हुई है उन्होंने कि हजारों साल के बाद भी वो उसी तरह का दिखता है। आज हम पॉलिशिंग से पहले माइक्रोस्ट्रक्चर देखते हैं उस सैंपल का और बहुत सारी चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें उस समय भी उपस्थित थी, लेकिन इसी वजह से इन सालों में हमारा ध्यान शायद उस तरफ नहीं गया।
या उस तरह का हम लोग ज्ञान अपनी यंग जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए। इस वजह से मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से पश्चिम देशों के ऊपर निर्भर हैं और जो साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत सारी जो लोग विकसित करते हैं, हम उसी को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे प्रोफेसर दुबे ने भी कहा, उद्यमिता के बारे में कहा, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे उस समय। इसका मतलब क्या है कि हम जो आज मल्टीनेशनल की बात करते हैं, तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उद्योग रहे होंगे, छोटे बड़े जैसे भी कहिए, जिनका बहुत सारे देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध रहा है, ट्रेड होता था। तो मैनेजमेंट की बात करें, मल्टीनेशनल आज हम बात करते हैं, वो उस समय भी उपस्थित था, लेकिन हम शायद उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए या उस तरह का हम उसको ज्ञान को आगे नहीं ले जा पाए। वस्त्र के बारे में आप बात करें, सिल्क के बारे में बात करें, कपड़ा उद्योग के बारे में बात करें, तो ये सब टेक्नोलॉजी हमारे पास थी और मुझे लगता है कि किसी वजह से हम उस तरह को आगे नहीं बढ़ा पाए। हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं, वैदिक गणित। आजकल इस बारे में कंप्यूटर साइंस के जो हमारे रिसर्चर्स हैं काफ़ी शोध कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स का कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में, पैरेलल कंप्यूटिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या रोल है और क्या हो सकता है। और ये पाया गया है कि वैदिक गणित इस सब में, इन सब डिसिप्लिन्स में एक बहुत ही उपयोगी कह सकते हैं टूल है, टेक्निक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि हम शायद अपनी तरफ से उसको आगे बढ़ाने के बजाय ये देखते हैं कि विदेशों में अगर इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है तो हम उसको फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हम वैदिक विज्ञान परंपरा के बारे में बात करें। हम, हमारी पीढ़ी या हमसे पहले वाली पीढ़ी शायद वैदिक विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत हमारा उससे एक कनेक्ट रहा है, हम जानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल भी वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक परंपरा, वैदिक ज्ञान से कनेक्टेड नहीं है। तो मेरी चिंता यही है और मैं साधुवाद दूंगा जैन सहस्रबुद्धे जी को, उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया कि हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम उसको पता हो कि वेद विज्ञान में हम कितने समृद्ध थे। और जो हम आप पाश्चात्य की बात करते हैं, पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं या उनकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कि वो टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे वेद विज्ञान की प्रतिध्वनि है, जैसा अभी कहा गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संगोष्ठी के संयोजक त्रिपाठी जी को और बाकी जो सदस्यगण हैं उन सबको अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।